मेन हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन, कोई चर्चा होती नहीं है। नहीं सर, ये जितनी भी बातें आज हम करेंगे ना, ये बहुत ज़रूरी है। कौन से एज ग्रुप की रेशियो ज़्यादा है मैन हाइजीन के अंदर? यूजुअली हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं या तो बच्चों में होती है या फिर न्यूली मैरिड कपल में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैन हाइजीन के बारे में नहीं बात करोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है आगे चल के। दे डोंट रीच टू द राइट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या हम बेसिक शैम्पू या साबुन से भी वॉश कर सकते हैं, या इस चीज़ के लिए भी कोई अलग तरीके का साबुन या शैम्पू आता है? In general, I would say every man should take shower with either a mild soap or liquid soap in the morning. कि ये शिलाजीत और ये अश्वगंधा ने ये हार्मोन ग्रोथ करती है, मुझे ऐसा लगता था। बट आपने बताया ये बहुत अलग ही चीज़ हो गई मेरे लिए कि जब कपल फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो हमने अक्सर सुना है कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया। वुमेंस का तो हम सुनते हैं कि भाई वुमन को इन्फेक्शन, क्या मेल के अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है? हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम द सेंसिबल इंडिया शो के दूसरे एपिसोड में। बहुत सी बातें पुराने वाले एपिसोड में हुई, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, कमेंट किया, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस प्यार को बरकरार रखिएगा। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। मेंस हेल्थ, मेंस हाइजीन के बारे में लोग बात नहीं करते, डरते हैं कि ये भी कोई बीमारी है या ये भी कोई केयर होता है। हम हमेशा डरते हैं इस चीज के बारे में। तो इसी के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यूएस बेस्ड रोबोटिक सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी। थैंक यू आदित्य फॉर दिस इंट्रोडक्शन। एंड आज का काफ़ी खास दिन है क्योंकि इस टॉपिक पे आमतौर पे कभी एक डिस्कशन मैंने नहीं सुना है। कॉमनली हम लोग देखते हैं वुमेन हेल्थ के बारे में जी। काफ़ी पॉडकास्ट, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस होते हैं। मेन हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन, कोई चर्चा होती नहीं है। नहीं सर, ये जितनी भी बातें आज हम करेंगे ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना ऑनलाइन जाना बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लेकिन आमने सामने बैठ के डॉक्टर से कंसल्ट करने में, परिवार के किसी भी मेंबर के सामने जाके बताने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि जजमेंट आएगी। सर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है ना कि मेन हेल्थ के बारे में, मेन हाइजीन के बारे में, कि है क्या, कैसे हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारा तो बेसिक्स है सर, सुबह उठे, खाए पिया, घर में आए, घूमे फिरे, नहाए सोए, बस इतना सिंपल सा है। ये हर आदमी जो घर में रहता है, हर आदमी जो वर्कआउट करता है या हर आदमी जो नौकरी करता है, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैन हाइजीन जैसी कोई चीज भी होती है। नॉर्मली मैन बिलीव करते हैं कि दे आर इम्यून, उनको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर टफ, दे कैन बियर, दे कैन टॉलरेट एंड दे कैन वर्क विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बट ऐसा नहीं है। मैन की भी ह्यूमन बॉडी ही है। बॉडी एक्सपोज होगी जब स्ट्रेस से, टॉक्सिन से, एनवायरमेंटल चीज़ों से, उसको भी उतना ही फाइट करना है जितना एक वुमेन कर रही है, एक पेरेंट कर रहा है, एक बच्चा कर रहा है। सो अपनी हेल्थ को इग्नोर करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि ये सोच के कि आप बहुत स्ट्रांग है, आपको कुछ नहीं होगा। मेन हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अडल्ट मैन की हेल्थ, जस्ट लाइक फीमेल मेन हेल्थ के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक मेल बॉय को अलग तरह की केयर की ज़रूरत है, अडल्ट मेल को अलग तरह का प्रिकॉशंस एंड केयर की ज़रूरत है। सेम वे एल्डरली मेल जो हैं उनको अलग प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। बट अगर हम एडल्ट की बात करें, दे आर ऑल्सो प्रोन टू इन्फेक्शंस, हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिटल लाइफ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, टेंशन, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। वो इन सब के थ्रू निकलते हैं, बट उन्हें लगता है ये सब हम झेल लेंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो दे नीड टू नो कि हु इज़ द आइडियल पर्सन टू कॉन्टैक्ट, हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किससे ओपिनियन लेना चाहिए, कहाँ पे डॉक्टर की ओपिनियन की ज़रूरत है और कहाँ पे हमारे को फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। सर आपके पास पेशेंट आते होंगे, आप देखते होंगे कि कौन से एज ग्रुप की रेशियो ज़्यादा है मैन हाइजीन के अंदर? यूजुअली हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं या तो बच्चों में होती है या फिर न्यूली मैरिड कपल में होती है। कभी कभार एल्डरली मेल्स भी आते हैं, बट आम तौर पे बच्चों को लेके एक तरह से बोले फैमिली ज़्यादा कंसर्न होती है। अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, बच्चा खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, पेरेंट्स को पता लगता है तो उसको लेकर आ जाते हैं। अदर फेजेस ऑफ मेंस लाइफ में उनको लगता है इट इज़ बियरेबल, वी कैन जस्ट गो थ्रू इट। एंड सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैन हाइजीन के बारे में
नहीं बात करोगे ना तो ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है आगे चल के। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बारे में बात की जाए, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ के सामने ये बात नहीं कर पा रहे हो तो पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां शायद आपको हो सकती हैं। इसको लेके काफ़ी हेजिटेशन एंजाइटी रहती है। आमतौर पे मैन ये चीज़ ना तो अपने सिबलिंग्स से डिस्कस कर सकते हैं, ना अपने पेरेंट्स से, और बहुत बार मैरिज के बाद अपने पार्टनर्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी। सो दे डोंट नो व्हाट इज़ द आउटलेट, किससे डिस्कस करें। उनके पास आउटलेट ऑप्शन ही होते हैं, या तो न्यूज़ में देखें, टीवी पे देखें, या गूगल करें, कुछ उससे आंसर निकालें, या फिर कहीं कुछ सुन लिया, ऐड देख लिया, वहाँ जाके आंसर खोजना शुरू कर देते हैं। कई बार दे डोंट रीच टू द राइट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई भी ऐसी एक कंडीशन जो बेसिक हर इंसान के अंदर मिलनी शुरू हो गई है या आपने सबसे ज़्यादा देखा है, जो कि बहुत बेसिक है, जिसके बारे में लड़कों को या मर्दों को जानना चाहिए कि ये इसका तो आप केयर कर सकते हो, घर में ही कर सकते हो? यूजुअली मैं बोलूँगा स्किन इन्फेक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली आजकल के माहौल में, जैसा कि गर्मी है, पोल्यूशन है, आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ट्रैवल ज़्यादा लंबा हो गया है, आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बट आप उसी कंडीशन में काम करे जा रहे हैं। हाइजीन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वर्क आवर इतने हैं कि आप लेट आते हैं, आपको दोबारा से शावर करने का, क्लीन करने का टाइम नहीं है। आप तब एक्नॉलेज करते हैं जब आपको कहीं पेन, स्वेलिंग, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, तब आपको लगता है अब क्या करें, अब इसके किससे डिस्कस करें। सो ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जिसके बारे में अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है। एंड सर, क्या हम बेसिक शैम्पू या साबुन से भी वॉश कर सकते हैं, या इस चीज़ के लिए भी कोई अलग तरीके का साबुन या शैम्पू आता है? अगर इन डेप्थ डिटेल में बोलें तो हर स्किन का कंडीशन अलग होता है, कुछ ऑयली होती है, कुछ ड्राई होती हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बट इन जनरल आई वुड से एवरी मैन शुड टेक शावर विद आइदर अ माइल्ड सोप और लिक्विड सोप इन द मॉर्निंग, और नाइट में जब अपना वर्क ख़त्म करके वापस आ रहे हैं, या फिर जिम करके आ रहे हैं, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हैं, देन जब स्वेट सब ड्राई हो जाता है, चेंज योर क्लोथ एंड टेक अ शावर, एटलीस्ट अ शावर। इवन नॉर्मल वाटर शावर इन द नाइट इज ओके, बट 2 times अ डे इज द नीड ऑफ द आवर नाउ डेज। आपका अगर ड्राई स्किन है, देन यू डोंट नीड टू डू शैम्पूइंग एवरी डे, या आपको बॉडी क्लींजर सोप डेली ना भी लगाएं चलेगा, ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। बट अदर एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप शावर ही नहीं लेंगे, आपका स्वेट सारा जम के आपके स्किन के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उनके जो स्किन के पोर्स हैं, वो सब ब्लॉक कर देता है, तो हेयर बेड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस, बैड ऑर्डर आना, ये सब शुरू हो जाता है। तो इसीलिए शावर, क्लीनलीनेस, यूजिंग शैम्पू एंड लिक्विड सोप्स एंड अप्लाइंग सम एंटीपर्स्पिरेंट्स या डिओड्रेंट्स, दे आर नेसेसरी। आपके इसी जवाब से एक सवाल निकल आया सर मेरा, कि सबसे ज़्यादा जो स्वेटिंग वाला इशू होता है ना, जिम जाने वाले लोगों के साथ बड़ा होता है, कि जिम से आए तुरंत कपड़े चेंज करिए, पार्टी में निकल गए, यहाँ निकल गए, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। वो सबसे ज़्यादा स्वेटिंग अगर मैं कहूँ, या वो जो बॉडी के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उस जिम के टाइम ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप हैवी वर्कआउट करते हो, सारी चीज़ें। मैंने अक्सर देखा है कि सर जिम में लोग ना बड़ा इस बारे में बात करते हैं कि या तो लंगोट बांध के आओ, सपोर्टर पहन के आओ, या अंडरवेयर टाइट पहनो। कितना ज़रूरी है एक सपोर्टर पहन के या लंगोट बांध के जिम में जाना? सपोर्टर और आप जो स्क्रॉटल सपोर्ट बोलते हैं, टाइट अंडरगारमेंट्स, ये सब पहने जाते हैं क्योंकि जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपका सारा प्रेशर आपके एब्डोमेन पे आ रहा है, पेट पे आ रहा है। एब्डोमेन का वीकर पार्ट जो होता है वो लोअर एब्डोमेन है, जहाँ पे हर्निया बनने का चांस रहता है। अगर आप ज़्यादा वेट उठा रहे हैं तो वेट आपके ट्रांसमिट होगा, हर्नियल ओपनिंग्स जो है वो डायलेट होंगी और आपको हर्निया डेवलप हो जाएगा। उसका प्रिवेंशन है कि आप अगर टाइट लोअर एब्डोमिनल और स्क्रॉटल सपोर्ट पहने हुए हैं तो एटलीस्ट वो एरिया सपोर्टेड रहेगा, हर्निया बनने का चांस कम रहेगा। सर इसी जिम से एक सवाल और है कि जिम में ना बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ होने लग गए हैं आजकल, इंजेक्शन यूज़ होने लग गए हैं, मेडिकल ड्रग्स यूज़ होने लग गए हैं। क्या इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ रहा है? आजकल एक ट्रेंड है, एवरीवन वांट्स टू लुक फिट एंड हेल्दी। तो सबको लगता है मैं जल्दी से जल्दी वर्कआउट करके अपनी बॉडी को एकदम शेप में ले आऊँ, टोन अप हो जाऊँ और अपने पोस्ट वगैरह डालूं कि देखो मैं कितनी फिट हूँ। उसको जल्दी अचीव करने के लिए दे ट्राई टू गो फॉर शॉर्टकट्स इज लाइक दे टेक मोर प्रोटीन्स, दे टेक हार्मोन इंजेक्शंस एंड सप्लीमेंट्स एज सच नुकसानदायक नहीं है, एज लॉन्ग एज हम उनको एडिक्वेट अमाउंट में खा रहे हैं। जब हम उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में खाते हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्स आर मेनली प्रोटीन्स, क्योंकि हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मेनली हमारा
मसल मास बढ़ रहा है। मसल मास तब बढ़ेगा जब प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा। बट अगर हम एक्सेस में प्रोटीन खा लेंगे उससे मसल मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे किडनीज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत से और रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, वो किडनी के ऊपर स्ट्रेस देता है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं ऑन एन एवरेज फॉर एवरी मेल हु इज डूइंग रेगुलर जिमिंग एक्सरसाइज 3 or 4 times in a week to take 1 to 2 gram per kg body weight of protein intake in the whole day. That means अगर 80 kg का मेल है तो 150-160 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एक्चुअल प्रोटीन, इट्स नॉट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मीट और चिकन और एग्स दैट यू आर टेकिंग। उनसे जितना प्रोटीन बॉडी को मिलेगा वो यूजुअली इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम हार्मोन सप्लीमेंट्स वी डू नॉट रिकमेंड, बिकॉज उनका इफेक्ट शॉर्ट लास्टिंग होता है। जब तक आप खा रहे हैं तब तक इफेक्ट दिख रहा है, जैसे ही आप उनको बंद करेंगे उनका इफेक्ट जाना शुरू हो जाएगा, मसल की टोन कम हो जाएगी, प्लस जब तक आप सप्लीमेंट ले रहे हैं बॉडी का नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन जो है सप्रेस हो जाता है। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म अर्ली अचीवमेंट ऑफ दैट टारगेट, उसके लिए अगर आप हार्मोन्स ले रहे हैं देन दैट इज नॉट एडवाइजेबल। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो बॉडी बिल्डिंग में हैं, और मैंने अक्सर उनके मुंह से सुना है कि भाई बॉडी बिल्डिंग तब करेंगे जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तभी ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो है जो नुकसान कर रहा है। बट ये जानने के बावजूद कि नुकसान करेगा, लोग रिस्क लेने को तैयार है क्योंकि अच्छा दिखना है। और सर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इनर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप बाहर से बॉडी कितनी भी अच्छी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम में सर मेरा अगला सवाल यही है कि आज के टाइम में कूल दिखने के लिए लोग, स्मोकिंग बड़ी कैजुअल चीज़ हो गई है ना, नॉर्मल चीज़ हो गई है। अल्कोहल बड़ी नॉर्मल चीज़ हो गई, गिलास लेके आपको पार्टी में खड़ा ही होना पड़ेगा, पियो चाहे ना पियो, दिखानी तो पड़ेगी। सो सर ये हर इंडिया में हर 10 में से 5 या 6 आदमी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के एडिक्टेड हैं, ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो क्या स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, इन चीज़ों से भी हमारे हार्मोन के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि बच्चे ही ना हो, या हमारा हार्मोन इतना वीक हो जाए कि हमारी बॉडी श्रिंक होनी शुरू हो जाए या कमजोरी फील होने लग जाए? क्योंकि मैंने देखा है बचपन से कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, मेरे फादर कभी कभी स्मोक कर लेते हैं, उनको देखा है, या हमने बचपन से अपने यार दोस्तों को देखा है। हमें लगता है यार वो स्मोक करते थे, उनके तो बच्चे हैं, बढ़िया बच्चे हैं, वो दबा के शराब पीते तो उनके बच्चे भी बड़े हैंडसम है और बढ़िया फिट है। तो जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया तब हमें ऐसा लगा कि यार इतनी सीरियस चीज़ है कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का स्पर्म फर्टिलिटी पे तो असर पड़ता ही है, बट उससे ज़्यादा असर पड़ता है बॉडी के अलग अलग अदर ऑर्गन्स पे। जैसे स्मोकिंग डायरेक्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, रिस्क बढ़ाती है आपको लंग कैंसर डेवलप करने का, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर, जिससे जान जाने का भी रिस्क रहता है। ऑब्वियसली हर एक किसी को नहीं होता है, तो अगर आप 10 में से 3 लोग को देखेंगे जो पी भी रहे हैं और उनको लग रहा है हम तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ठीक हैं, और एक पर्सन है जिसने कभी नहीं पी बट वो पैसिव स्मोकर है, उनका दोस्त है साथ में बैठा हुआ, उसको लंग कैंसर हो जाएगा। देन जैसे कि तुम्हें बिना पिए हो गया तो हम ज़्यादा कूल हैं, हमने पी भी लिया और हमें कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है आज के टाइम में इंडिया में। एट द सेम टाइम स्मोकिंग के जो टॉक्सिन्स हैं, जो स्मोक के अंदर टॉक्सिन्स हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे स्पर्म का क्वालिटी, उसकी शेप, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, उसकी कंसंट्रेशन सबको अफेक्ट करती है। सो जितना स्पर्म काउंट और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स कम होंगे उतना ही चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, उतना ही चांसेस ऑफ हैविंग इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगा। सो दैट डजंट मीन कि जो भी स्मोक कर रहा है सब इनफर्टाइल हो जाएंगे, बट उनका चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगा, और ऑलरेडी अगर किसी के काउंट्स बॉर्डर लाइन है उनमें रिस्क और ज़्यादा हो जाएगा। सेम वे अगर हम अल्कोहल के बारे में डिस्कस करें, अल्कोहल ऑब्वियसली स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, बट इसका मेन इफेक्ट लिवर पे होता है, ये लिवर फंक्शंस को अफेक्ट करती है। लिवर हमारे बॉडी के कई हार्मोन के मेटाबोलाइजेशन को कंट्रोल करता है। सेम वे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल अल्कोहल की वजह से कम हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रिंक कर रहे हैं, और लिवर फेलियर की वजह से तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो इन दोनों से ही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपका स्पर्म प्रोडक्शन पे असर आता है। एट द सेम टाइम अल्कोहल ऑल्सो कंटेन सम टॉक्सिन्स जो स्पर्म जनरेट हो रहे हैं उनका ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो दोनों स्मोकिंग एंड अल्कोहल इन शॉर्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके स्पर्म क्वालिटी, फर्टिलाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग को अफेक्ट करता है। सर ये सुनने में बड़ा डेंजर लग रहा है मुझे, तो मैं रोकने वाला हूँ अपने सारे दोस्तों को, तो जितना हो पाए कम कोशिश करें। सर आजकल ना आपने भी बड़ा सुना होगा, रील में भी काफ़ी वायरल हो गया ना कि शिलाजीत खाओ,
है ना, हार्मोन अच्छे हो जाएंगे, या अश्वगंधा खाओ हार्मोन अच्छे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है चलो अच्छे हार्मोन होते होंगे, बट इसके साथ साथ जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जितना स्ट्रेस लोगों को होता जा रहा है, क्या शिलाजीत रोक लेगी उस चीज को? क्या अश्वगंधा रोक लेगा उस चीज को? देखिए, जितने भी ये सप्लीमेंट्स हैं, ये आपका वी कॉल इट लिबिडो, मतलब आपकी डिजायर टू परफॉर्म को इम्प्रूव करते हैं, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं। दे आर जस्ट लाइक, जैसे आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, ये उसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं। हर किसी में काम नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और आप साथ में ही खा रहे हैं तो आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं। उनका साइड इफेक्ट अपनी जगह है। ये नॉर्मली तब काम करते हैं अगर स्पर्म काउंट बहुत डैमेज्ड हैं, और मेनली मैं बोलूँगा इनका मेनली स्पर्म काउंट से ज़्यादा आपके डिज़ायर और इमोशंस को इंक्रीज करने का रोल है। फर्टिलिटी एक अलग एस्पेक्ट है, परफॉर्मेंस एक अलग एस्पेक्ट है। परफॉर्मेंस आपके हार्मोन लेवल पे डिपेंडेंट है, फर्टिलिटी आपके स्पर्म क्वालिटी पे भी डिपेंडेंट है। क्वालिटी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स अफेक्ट करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो स्पर्म की प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन को असर डालेंगे, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन का रिस्क कम होता जाएगा, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। जितने भी ये सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी डिज़ायर टू परफॉर्म बढ़ा रहे हैं। परफॉर्म कर पाएंगे, बट स्पर्म तो वही जा रहा है जो ऑलरेडी बॉडी में बन रहा है, जनरेट हो रहा है। सो जिसका डिज़ायर नहीं है, दे मे हेल्प, बट दे मे नॉट ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू कि आपका फर्टिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपके फैमिली प्लानिंग में ये कुछ हेल्प करेंगे। ये सिर्फ आपके डिज़ायर को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू सर, आपने इतनी मीनिंगफुल चीज़ ये बता दी, क्योंकि मुझे खुद ही ये चीज़ लगती थी कि ये शिलाजीत और ये अश्वगंधा ने ये हार्मोन ग्रोथ करती है, मुझे ऐसा लगता था। बट आपने बताया ये बहुत अलग ही चीज़ हो गई मेरे लिए। कोई भी ऐसा फूड, क्योंकि हम ना सप्लीमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमें लगता है शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें ले लो, शिलाजीत खा लो हार्मोन बढ़ जाएंगे, या देसी चीज़ें खाने से अवॉइड हो रहे हैं। कोई भी इंडियन किचन के अंदर ऐसे मसाले जो हमें अवॉइड करने चाहिए या जो खाने चाहिए, जो आपके हार्मोन की हेल्थ बहुत अच्छी कर सकता है, या कोई भी इंडियन किचन के अंदर ऐसा फूड जो हर घर में होना चाहिए और कोई भी ले सकता है उसको? अगर स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड मैं नहीं बोलूँगा कि ये खाने से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इससे घट जाएगा। यूजुअली जिसका प्रोडक्शन नॉर्मल चल रहा है, उन पेशेंट्स पे या उन लोगों पे ऐसा कोई असर होता ही नहीं है। इवन जिनका स्पर्म काउंट लो है, हम लोग खुद भी सप्लीमेंट्स देते हैं, बट वो रेगुलेटेड क्वांटिटी में मेजर करके टैबलेट फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो अगर आपका ऑलरेडी स्पर्म क्वालिटी ठीक है, आप कितने भी सप्लीमेंट्स लें, उससे मोर और लेस कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी को, मुझे ले लीजिए, एक आम आदमी जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो बेसिक टेस्ट भी करा सकता है कि वो पता लगाने के लिए कि मेरे स्पर्म काउंट क्या है या हेल्दी है कि नहीं, मैरिज से पहले या मैरिज के बाद करवा सकते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बट यूजुअली हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि हर कोई अपनी मैरिज से पहले स्पर्म टेस्ट करा रहा हो। ओके। यूजुअली अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको वीकनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि आपका ग्रोथ बॉडी का प्रॉपर नहीं है, आप ज़्यादा कंसर्न है, यू कैन रीच आउट टू अपने फिजिशियन को या यूरोलॉजिस्ट को, एंड दे कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन कि आपको इस सब की ज़रूरत है भी कि नहीं है। और इन चीज़ों के लिए कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए सर? यूजुअली जो हम करते हैं, मेनली हार्मोन लेवल्स चेक करते हैं और स्पर्म का टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी ठीक है कि नहीं है। एंड सर, अक्सर हमने देखा है कि 40s के बाद जो ओल्डर्स होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर ना काफ़ी लाइट हो जाते हैं, कि उन्हें केयर ही नहीं होते कि चलो हमारे तो बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, अब हमें कुछ करना नहीं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। क्या उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान दे रही है, जो उन्हें पता नहीं है, जिसको बहुत लाइट ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं कि वो आराम से चिल में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, ठीक है। हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए लाइफ टाइम एक बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है, जो हमें शायद एक केयर करने की वाली चीज़ होती है? आदित्य, आई वुड से 40 एज क्रॉस करने के बाद हर मैन को ये सोचना चाहिए कि मेरे को अपना फिजिकल फिटनेस और बॉडी का ओवरऑल फिटनेस का चेकअप कराने का टाइम आ गया है। सो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर उनको एक हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम लोग अवॉइड कर देते हैं कि जब शरीर ढीला पड़ेगा, जब हम कुछ प्रॉब्लम नोटिस करेंगे तब जाके दिखाएंगे। इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। 40 इयर्स के बाद आपको साल में एक बार जाके अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स जो आपको 40 के बाद आने वाली हैं या जिनका चांसेस है, आप उनको
टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं और या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। कॉमनली हेल्थ चेकअप्स में 40 के बाद जो हम करते हैं उसमें ब्लड टेस्ट होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल देखना, किडनी फंक्शन देखना, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखना, इफ़ रिक्वायर्ड हार्ट का वर्कअप लाइक EKG, और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ उस ब्रांच को देखें तो मेनली हमें 40 पे नहीं बोलूँगा बट 50 साल के बाद एटलीस्ट एक बार हमें PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। नॉट एवरी ईयर, आप एक बार कराने के बाद अगर वो नॉर्मल है तो 2-3 साल के बाद रिपीट करा सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर का खास बात यह है कि इसमें फैमिली में रन करता है, इसमें जेनेटिकल चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के। तो अगर आपके परिवार में किसी को है, उस केस में आप 40 साल के बाद भी चेक करवा सकते हैं, साल में एक बार। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो 50 साल के बाद आप प्रोस्टेट के लिए टेस्ट करा सकते हैं। बाकी सारे जो टेस्ट हैं वो साल में एक बार करा लेने चाहिए आपको। एंड सर कैसे पता लगे अगर 50 साल के कोई बुजुर्ग ये देख रहे हैं या 40 इयर्स का कोई आदमी देख रहा है, उसे सिम्टम्स कैसे पता लगे? क्योंकि उसके लिए तो एक कोई चीज़ है नहीं और उन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा भी नहीं। देखिए, हेल्थ चेकअप का मतलब ही ये है कि बीमारी को सिम्टम वाली स्टेज आने से पहले ही डिटेक्ट करना। सिम्टम आ जाएंगे मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए, कुछ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया, तब आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। जब बीमारी बॉडी में स्प्रेड ही नहीं हुई है, जस्ट पनपनी शुरू हुई है, उसी स्टेज पे आप उसको डिटेक्ट कर लें तो या तो उसको उसी टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, अगर कोलेस्ट्रॉल आप टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपका हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक के एपिसोड्स जो फ्यूचर में आ सकते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप में आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, आपके हार्ट, ब्रेन, किडनीज तीनों पे असर कर सकता है। टाइम पे अगर आपको पता लग जाएगा सिम्टम्स आने से पहले ही, तो आप उसको टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। सेम वे जैसे मैंने बोला, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जो रिलेटिवली काफ़ी कॉमन है, अगर प्रोस्टेट कैंसर का स्पेसिफिकली सिर्फ आपको एक ब्लड टेस्ट करना है जिसको हम PSA टेस्ट बोलते हैं, अगर उसका लेवल नॉर्मल है और फैमिली में किसी और को कैंसर नहीं था, तो आप उस टाइम सिक्योर्ड हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ मुझे मोस्ट लाइकली कैंसर नहीं है। फिर आप 2-3 साल में एक बार चेक करा रहे हैं, अगर लेवल ठीक चल रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे कोलोन कैंसर के लिए नॉर्मली अगर फैमिली में रिस्क है तो आपको कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी वगैरह कराने की ज़रूरत होती है, थोड़ा फ्रीक्वेंटली। अगर नहीं है तो आप 10 साल में एक बार भी करा लेंगे। अगर सब नॉर्मल चल रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर डेवलप होने से या अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपको जब सिम्टम्स आ जाएं तब आप जा रहे हैं, डिटेक्ट करवा रहे हैं और आपको पता नहीं कितना फैल चुका है। एंड सर ये हर मिडिल क्लास, ये पता नहीं मेरे मन में सवाल क्यों आ रहा है, हर मिडिल क्लास आदमी का सवाल है कि खर्चा ज़्यादा लगता होगा इस चीज़ में। देखिए, हेल्थ चेकअप इतने कॉस्टली नहीं होते क्योंकि बेसिक जो चेकअप होते हैं उनमें मेनली ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट इतना ही होता है। सो आज के डेट में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं, लैबोरेटरीज अलग अलग जगह उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही कॉस्ट वाइज उन्होंने रेस्ट्रेन करके चीपर ऑल्टरनेटिव्स बनाए हुए हैं एक पैकेज की तरह, जो आप जाके विद इन अ डे आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मेजर बीमारियों का आपको टाइम पे पता लग जाता है कि ये बॉडी में स्टार्ट होनी तो नहीं शुरू हुई है, तो एटलीस्ट आप 1-2 साल के लिए आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, रैदर देन जब बीमारी हो गई और उसके इलाज के लिए आप 10 टेस्ट करा रहे हैं, उन पे सारा खर्चा कर रहे हैं। सर ये हर घर में हो रहा है जो मैं सवाल अब पूछने वाला हूँ। नींद किसी की पूरी नहीं हो पा रही है, स्ट्रेस में हर कोई है, टाइम पे खाना नहीं हो पा रहा, घर के रिश्तों को लेके फ्रस्ट्रेशन या XYZ बॉस की डांट सुन के, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आज के टाइम में इंसान लेके घूम रहा है। क्या ये स्ट्रेस, ये टाइम पे ना खा पानी, यानी कि नींद भी पूरी ना हो पाना, मैं खुद बहुत कम सो पाता हूँ, पता नहीं क्यों नींद बहुत कम आने लगी है, क्या इन सब चीज़ों से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है? अगर आदमी को नींद ही बहुत कम आती है, क्योंकि वो फिर नींद की गोली ढूंढना शुरू कर देता है। देखिए, स्ट्रेस बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके दिमाग में सोच चल रही है और आपकी नींद कम हो रही है, बाकी सब ठीक चल रहा है। स्ट्रेस आपके हार्ट को भी असर कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी, ब्लड प्रेशर को भी, ब्रेन को भी, एंड स्पर्म काउंट को भी। स्पर्म का बेसिकली क्वालिटी ऑफ स्पर्म, क्योंकि जितना आप स्ट्रेसफुल रहेंगे उतना ही स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म्स में डैमेजेस होंगी। एट द सेम टाइम जितना स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही आपको हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ेगा, उतना ही आपको स्ट्रोक का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लकवा मार जाना, ब्लड प्रेशर रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होने का,
किडनी फेलियर होने का, ये सब का रिस्क बढ़ता है। आमतौर पे ज़्यादातर बीमारियों के मोटे मोटे दो कारण होते हैं, या तो जेनेटिकल होता है कि आपके बॉडी में कुछ एक डिफेक्ट चला आ रहा था जनरेशन्स टुगेदर जो धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो गया, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर जो बाहर से आपने चेंजेस परसीव किए जिसकी वजह से बॉडी में डैमेज होना शुरू हुआ। बाहर के चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खाने पीने में ध्यान नहीं रख रहे हैं, पोल्यूशन से आपको बीमारियां हो रही हैं, इवन स्ट्रेस भी इन सब में एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसको हम एपिजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। मतलब आपके जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी नहीं, बट बाहर के फैक्टर्स का इतना इफेक्ट आया कि आपके जेनेटिक मेकअप पे असर आना शुरू हो गया, आपके डीएनए ग्रोथ पे, सेल ग्रोथ पे, और कैंसर की टेंडेंसी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, ये सब आनी शुरू हो जाती हैं। सो दोनों का इंपॉर्टेंट इक्वल रिस्पॉन्स है, इक्वल रोल है किसी भी तरह के बॉडी में डिजीज होने के लिए। जैसे हम सर ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं उसमें काउंट होता है स्पेसिफिक ना, 128 या 140, ऐसा कोई स्पर्म के अंदर भी ऐसा कोई काउंट होता है कि इतना तो एक हेल्दी इंसान का इतना होना चाहिए? स्पर्म काउंट बेसिकली एक कोई फिक्स्ड कट ऑफ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना है तो अच्छा है, इससे ऊपर है या खराब है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि स्पर्म काउंट भी आपका टाइम के साथ वेरी करता है। कितना टाइम बाद आपने स्पर्म का सैंपल दिया, कितने गैप पे दिया। बट एज पर द WHO गाइडलाइंस व्हाट वी से इज, अगर पर ml ऑफ सीमेन में मोर देन 15 मिलियन स्पर्म्स आ रहे हैं, then at least it is sufficient for having a normal sperm concentration, and chances of fertility and fertilization is possible. 50 million 15 million, 15. Normal range is 15 to 200 million, but usually that is the minimum. Ideal हम बोलते हैं अगर 40 million के ऊपर है, then possibility of having a regular fertilization is very high. But usually अगर 15 to 20 million या उससे कम रेंज में आ रहे हैं, then you need some evaluation workup to see if there is any disease process going on. उसको ट्रीट करने का, एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर कुछ सवाल हैं जो कि जिसमें मेरे भी सवाल हैं, जनता के भी सवाल है। आपके आने से पहले मैंने व्हाट्सअप करके पूछ लिया था लोगों से। जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सवाल जो सामने आता है कि भाई हमें हेयर रिमूव करने चाहिए और किस लिमिट तक हेयर रिमूव करने चाहिए, हेयर रखने ही चाहिए या नहीं रख। कई बार मैंने देखा है कि मेन के अंदर भी वैक्स कर देते हैं, वो आजकल कोई क्रीम्स आते हैं वो लगा के पूरा क्लीन कर देते हैं, बाद में उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कितना डेंजर वो हो सकता है, और किस लिमिटेशन तक हमें हेयर रखने चाहिए अगर हम रख पाए तो? आदित्य, शेविंग एंड वैक्सिंग एज सच, उनका साथ प्रॉब्लम ये है कि उससे स्किन इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है एज लॉन्ग एज मेल्स आर कंसर्न। जब भी वो कंप्लीट शेव कर लें या वैक्स कर लें तो स्किन के सारे पोर्स ओपन होने से प्लस एब्रेजन होने से जो स्किन रफ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है, और वो कई बार आगे प्रोग्रेस करता है और कई महीनों तक आगे बार बार रिकर करता रहता है। सो यूजुअली ट्रिमिंग इज़ बेटर ऑलवेज देन कंप्लीट शेविंग और वैक्सिंग। बाकी इट्स पर्सनल चॉइस, व्हेनेवर यू फील इट इज गिविंग डिस्कम्फर्ट, कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है या बाल ज़्यादा बड़े हो गए हैं, आपस में उलझ रहे हैं, खिंच रहे हैं, देन इट इज़ एडवाइजेबल टू ट्रिम देम डाउन। बट कंप्लीट रिमूवल यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड सर बच्चों के साथ अक्सर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर माएँ क्या करती है ना कि बाथरूम में जो भी साबुन मिला लिया बच्चे को नहला दिया, है ना। प्राइवेट पार्ट्स की भी सफाई हम ऐसे ही देखते हैं बच्चों को कि माँ को जो मिला, जो पहले तो अलग अलग साबुन चलते थे कि वो उसी से गाय नहा रही, उसी से भैंस नहा रही, उसी से हम नहा रहे हैं ना, गाँव में बहुत होता था सर ये। आजकल क्या हो गया कि बच्चों के नाम पे 1-2 कंपनीज हैं जिनके साबुन सोप आते हैं, बट वो साबुन हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। माएँ क्या करते हैं कि किसका मिला, बड़ों का है छोटों का देखते नहीं, वही शैम्पू वही साबुन यूज कर रही है। बच्चों की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है ना। स्किन अक्सर हमने देखा है कि बच्चों की जो स्किन होती है ना वो धीरे धीरे चिपकनी शुरू हो जाती है, एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कॉमन गांव की लैंग्वेज होते है कि भाई पीनस में या प्राइवेट पार्ट में ना एग्स बनने लग गए, तो आगे से चिपक गई है, स्किन आगे से चिपक गई है, अब तो पता नहीं क्या डॉक्टर के पास लेके चलो। तो कैसे हम उस चीज को होने से रोक सकते हैं? आदित्य, एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे पास काफ़ी बच्चे इस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को इसका आइडिया नहीं है ज़्यादा कि लोकल प्राइवेट पार्ट्स जो बच्चे के हैं, स्पेशली मेल बॉय के, उसका किस तरह से केयर किया जाए। थोड़ा सा वो कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा घबराते हैं कि हम कुछ डैमेज ना कर दें, और प्लस वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ टच करेंगे बच्चा ज़्यादा क्राई करेगा, क्रैंकी होगा, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं सब कुछ भी करना। प्रॉब्लम ये है कि मेल पेनिस के ऊपर की जो स्किन है उसके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, उनका पर्पस होता है कि स्किन लुब्रिकेटेड रहे, ईजिली स्लाइड कर सके, ताकि उनको यूरिन करने में और बाकी चीज़ों में दिक्कत ना हो।
बट उन ग्लैंड के सिक्रेशन अगर हम उसको स्किन को रिट्रैक्ट करके मतलब पीछे करके क्लीन नहीं करें तो धीरे धीरे वो सिक्रेशंस की वजह से वो स्किन चिपकनी शुरू हो जाती है। उससे प्रॉब्लम ये है जब वो स्किन उस एरिया में पूरा चिपक जाती है तो उसको कवर कर लेती है और पीछे बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जिससे लोकल एरिया का डैमेज, डिस्ट्रक्शन और फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं टू द एक्सटेंट कि कभी कभार हमें उन केसेस में स्किन इतनी एडरेंट हो जाती है कि उसे हटाना पड़ता है, आदर पार्शियली या फिर कंप्लीट सर्कमसिजन करके पूरा स्किन ऊपर की जो एक्स्ट्रा स्किन है हटानी पड़ती है। बट ये लास्ट स्टेजेस हैं, यूजुअली ये सब प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं। आई वुड सजेस्ट अगर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार भी पेरेंट्स बच्चे को नहाते टाइम एनकरेज करें कि स्किन को एक बार पीछे करें, अंदर के सिक्रीशन सारे क्लीन करें और वापस स्किन को आगे रिपोजिशन कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं और ये सारी नौबतें आएंगी नहीं। जहाँ तक आपने सोप और बाकी स्किन केयर के बारे में बात किया, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, सो एडल्ट सोप वगैरह बच्चों में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए या तो मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल वगैरह का यूज़ करना चाहिए। बच्चों को डेली सोप, बॉडी के शावर जेल वगैरह डेली लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास बच्चों के स्पेसिफिक नहीं है देन यू शुड नॉट यूज़ इट डेली। आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट करके कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। अगर ऑप्शन है देन प्रेफरेबली यूज़ जो कि बच्चों के लिए बने हुए हैं वो वाले प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये यूजुअली माइल्ड होते हैं, बच्चों के स्किन के हिसाब से बनाए गए। सर ये यंगस्टर्स का सवाल है, ज़्यादातर आम हो गया है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन बहुत आम हो गया है, हर जगह इस बारे में बात हो रही है, इससे बीमारियां भी बनती है। कई बार मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कहते भाई बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता था, पेनिस की शेप बदल गई या सूजन आ गई या वो सेक्सुअली इतना अब एक्टिव नहीं है या मैरिज की उसके अंदर दिक्कत आनी शुरू हो गई है या ज़्यादा मास्टरबेशन करने से स्पर्म खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे मिथ हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें जो यंग मेल है वो अपने फैमिली में डिस्कस कर नहीं सकता है, डॉक्टर से डिस्कस करता नहीं है, तो वो जो सुनता है उसी पे बिलीव करता है। धीरे धीरे वो बिलीव उसके अंदर बैठ जाते हैं, उसको लगता है कि मास्टरबेशन इज़ बेसिकली स्पर्म एक्सपल्जन बाय योरसेल्फ। सो ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब आपके हार्मोन प्रोडक्शन नॉर्मल हो गया है बट आप एक्टिव नहीं हैं, मैरिड नहीं हैं, तो इवन कई बार नाइट में सोते हुए खुद भी स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है। सो ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे कोई वीकनेस नहीं आती है, ना इससे कोई स्पर्म काउंट और कंसंट्रेशन पे या फ्यूचर फर्टिलिटी पे इस पे कोई असर पड़ता है। सो ये सब चीज़ें दिमाग से निकालनी ज़रूरी हैं, इनका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम बता पाएँ सर कि किस लिमिट तक सही है? ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी। और इतना ऐसा कोई एडवाइजेबल भी नहीं है कि आपको करना ही है या इससे ज़्यादा नहीं करना है, बट ये है कि करने से नुकसान नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी करना वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। सर एक सवाल है कि जब कपल फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो हमने अक्सर सुना है कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया, वुमेन्स का तो हम सुनते हैं कि भाई वुमेन को इन्फेक्शन, क्या मेल के अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है? जब फिजिकल इंटीमेसी होती है उससे मेल्स में भी कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यूजुअली वो इतने सीवियर नहीं होते कि वो किडनी या यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो, बट वो डिस्टल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली इसके लक्षण होते हैं जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यूजुअली इसमें मेल यूरेथ्रा या ग्लैंड्स, स्किन ऊपर की, उसमें रेडनेस आना, इचिंग होना, इरिटेशन होना, यूरिन में बर्निंग होना, ये सब साइंस होते हैं। तो अगर आफ्टर बीइंग इंटीमेट ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं देन नीड टू कंसल्ट आइदर अ डॉक्टर और स्पेशली अ यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि ये सब नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स नहीं है, ये सब ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लक्षण हैं। सर काफ़ी बातें हुई, काफ़ी कुछ समझा, और मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है। आप यूएस में रहते हैं, आपने देखा है कि वहाँ के लोग कितने ओपनली आके आपसे कंसर्न करते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के। इंडिया में लोग इतना खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को बताने में डरते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने पार्टनर को बताने में भी डरूंगा एक बार कि मुझे जजमेंट ना मिल जाए। तो ये रेशो कितनी है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया वालों को किस चीज में आके खुल के बात करनी चाहिए कि भाई ये कोई बड़ी इतनी नहीं है जितना आप समझ रहे हो? बाहर के लोगों से हम अडॉप्ट कर लिया कि बाहर का कल्चर हो गया, बाहर के इमोशन हो गए, बाहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां देख ली, अपनी हेल्थ के बारे में बाहर के लोगों से क्यों नहीं सीख रहे? आदित्य, मुझे लगता है जो डिफरेंस है मेनली वो आपके माइंडसेट, थॉट प्रोसेस का है और अवेयरनेस का है।
हम लोग हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते यहाँ पे। हेल्थ हमारे लिए आमतौर पे एक मजबूरी है, एक इमरजेंसी है। वो प्रिवेंशन कभी नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो डैमेज कंट्रोल है। एक इमरजेंसी है कि आपदा आ गई, अब किसको कैसे झेलना है, कैसे इसको बाईपास करना है। तो वहाँ पे लोग प्रिएम्प्टिव चेकअप, मतलब समय से पहले अपनी फिटनेस को कैसे मैनेज करें, डिजीज़ को आने को कैसे रोकें, उसके बारे में काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी कंसर्न है। और सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं है, वो पढ़ते भी हैं इस बारे में, नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद इफ़ दे हैव कंसर्न, तब वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, आके डिस्कस करते हैं। उनके क्वेश्चंस काफ़ी रेलेवेंट होते हैं। ऑब्वियसली वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे बेसिक नीड के बियॉन्ड चीज़ें सोची जाती हैं। हमारा अभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्री है। सो इसलिए हमारे मेन कंसर्न आज की डेट में हेल्थ से ज़्यादा होते हैं। फैमिली की सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एजुकेशन। जब आप ये स्टेज क्रॉस कर जाएंगे इन फ्यूचर, देन डेफिनेटली पब्लिक इन जनरल हमारी कंट्री में भी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू कर देगी। और सब बाहर पेरेंट्स का सपोर्ट दिखता है इस चीज़ में, ये वहाँ के लोग भी शर्माते हैं माँ बाप को बताने में? समहाउ वहाँ के लोग काफ़ी ओपन है इन सब डिस्कशंस में। वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपने सिबलिंग्स, उनसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से ये सब चीज़ें ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ सोशल इनहिबिशन इतना नहीं है, सोशल टैबूज इतने नहीं हैं जितना हम लोग को यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस फील होते हैं एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग, अपने कंसर्न। इस चीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उनके अवेयरनेस में और उनकी डिजीज़ प्रिवेंशन में। सुना आप लोगों ने, एक तो ये जितने भी दोस्त हैं जजमेंट पास करना बंद कर दो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी प्यारी बातें हमें बताई, इतनी नॉलेजेबल चीज़ें हमें बताई। ये वो बात थी जो हर घर में होनी चाहिए, हर मर्द के ज़बान से अपनी कमियों को लेकर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसका इलाज चाहता हूँ या मुझे वहाँ जाके चेकअप कराना है, ये जवाब आना चाहिए। बट एक शर्म है, आई थिंक ये धीरे धीरे निकल जाएगी, झिझक खत्म होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को सर की बातें अच्छी लगी हो, लगा हो कि सर से कुछ और उगलवाना है, ठीक है, उगलवाना आप समझ जाइए कि कोई डीप क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि सर के मुंह से ये सवाल का जवाब चाहिए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं किसी से भी, हमें बताइए, कमेंट कीजिए या पर्सनली मेरे अकाउंट पे आके आप सवाल दे सकते हैं। सर से हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।